लेकिन इंजन हमें नहीं दिए। आज एक बहुत ही जिसको बोलते हैं जबरदस्त न्यूज़ है। मुंबई को तो हमने ढेर किया, अब आगरा दिल्ली कुछ भी नहीं। जब अपना हदफ हो हिंदुस्तान तो अकेला मुंबई कुछ भी नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने भी इस क्लिप को सुना और देखा कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के अगेंस्ट कितना नफरत फैलाया जा रहा है। जिस बच्चे ने इस गाने को गाया है, इस बच्चे का उम्र 10-12 साल की होगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मुल्क जो बना ही कलमे के नाम पे है, बना ही कुरान के नाम पे है। ये लश्कर तैयबा का लीडर है हाफिज सईद, जो दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग लाहौर मरकजी। अमेज़न जो है वो भारत के अंदर 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 35 अरब डॉलर। और ये जो कहा है सच कहा है, और इन्होंने जो कहा है ऑब्जर्व किया है। उनके भी दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए कि हमारे लिए दिल्ली और मुंबई को क्या है, हमारा टारगेट तो है हिंदुस्तान, गंगा में खून बहेगा। ये है प्लानिंग और ये है बातें। कलमा के नाम पे बनी हुई रियासत, चाहे वो या पाकिस्तान हो या कोई और, अगर जो जिहाद किया जाए, जो जिहाद भी सेफ है। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान से प्यार करो, पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं। अच्छे नहीं है, मुश्किल से इस हरामी लोगों में 1% अच्छे मिल जाएंगे। उसके अंदर हम एंटर करने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया लगी हुई थी हमें रोकने के लिए। सिंपल सी बात, क्या पैसा वहां जाता है जहां पे उनको पता है पैसा सिक्योर एंड सेफ रहेगा। ये 2 छक्के इंडिया के लगे हैं, तगड़े छक्के लगे हैं। ना तो आपके पास किरदार है, ना आपकी जेब में तेला है। जब पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। ये इस्लाम और रिलीजन के नाम पर ये क्या क्या कर रहे हैं छोटे बच्चों को। इसी बच्चे से अगले दिन अजमल कसाब बनेगा। ये असल में ये पाकिस्तानी कौम को चूतिया समझना बराए मेहरबानी आप लोग सारे छोड़ दें। नमस्कार दोस्तों, अब बहुत सालों बाद हाफिज सईद दिखा है और वो एक स्कूल में था और वहाँ पर बच्चों ने गाने गाए हैं। हालांकि इस वीडियो में एक अफगानी भाई जो हमारे हैं वो इसको एक्सप्लेन करते हुए नज़र आएंगे कि वो क्या बोल रहे थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब स्कूलों में जाकर इस टाइप की चीज़ें की जाती है और फिर जब इसके वीडियोस वायरल होते हैं और जब हम इसको दुनिया के सामने लाते हैं, तो पाकिस्तान मतलब उसके लिए जॉब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा कि भाई नहीं, इस आतंकवादियों को भाई बंद करो, ये आतंकवाद, ठीक से लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। मतलब सालों से यही चीज़ चल रही है। अमेरिका के पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, खुद के दम पर भी तो कुछ किया जाना चाहिए। मैं जब छोटा था ना, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तब मैंने एक आंगनवाड़ी केंद्र में यूएसए का डब्बा देखा था मैंने। उस समय जो सारी चीज़ें आती थी ना, वो यूएस से आती थी, वो लोग भेजते थे। और आज अगर आप आंगनवाड़ी का जाकर मेन्यू देखोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा चेंज हो चुका है और आपको प्राउड फील होगा कि भाई नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पाकिस्तानियों को इस टाइप की चीज़ नहीं आती। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर के पीछे खड़े रहेंगे कैसे भी करके। ऐसे के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। मुंबई को तो हमने ढेर किया, अब आगरा दिल्ली कुछ भी नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने भी इस क्लिप को सुना और देखा कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के अगेंस्ट कितना नफरत फैलाया जा रहा है। जिस बच्चे ने इस गाने को गाया है, इस बच्चे का उम्र 10-12 साल की होगी और कितना नफरत। 49 सेकंड की ये क्लिप में आप देख सकते हो कि कितना नफरत है पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के अगेंस्ट। ये लश्कर तैयबा का लीडर है हाफिज सईद, जो दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग लाहौर मरकजी। मुस्लिम लीग का कोई जलसा हो रहा है लाहौर में, वहां पर जाता है और सॉन्ग या तराना कह सकते हो किस तरह लगाया है और उसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए दिल्ली और मुंबई को क्या है, हमारा टारगेट तो है हिंदुस्तान, गंगा में खून बहेगा। ये है प्लानिंग और ये है बातें पाकिस्तान की तरफ से। फिर अभी यहां पर कोई ज्ञानी बाबा आएगा और हमें लिखेगा, जैसे हमेशा की तरह हमारे लिए लिखता है, कि पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हो, सिर्फ ही पाकिस्तान को क्यों टारगेट कर रहे हो। भाई,
ये पाकिस्तान के लोग ऐसी ही है। अगर इसको आप नहीं समझाओगे, नहीं टोकोगे और आवाज़ नहीं उठाओगे, ऐसे ही खामोश रहोगे, तो भाई साहब अपने आप को ही मुजरिम कह दो कि हम भी मुजरिम हैं। क्योंकि अगर जो आवाज़ नहीं उठा रहा है, जो सच बात नहीं कर रहा है, वो भी मुजरिम है। पाकिस्तान ने जो किया, जो कर रहे हैं और जिस तरह की प्लानिंग हो रही है, वो एक और लेवल पर है। छोटे बच्चों के दिमाग में जो बच्चा ये गाना गा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, ये कितना नफरत है, ये नफरत की इंतहा है। गंगा हिंदुस्तान के लिए कितनी मायने रखती है, हिंदू के लिए कितनी मायने रखती है। डायरेक्टली टारगेट करो गंगा, डायरेक्टली टारगेट करो मुंबई, दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल को टारगेट करो, सारे हिंदुस्तान को टारगेट में रखो। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान से प्यार करो, पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं। अच्छे नहीं है, मुश्किल से इस हरामी लोगों में 1% अच्छे मिल जाएंगे, वो भी मुश्किल से, वो भी जो अपने मफाद के लिए ही अच्छे बन रहे हैं। ये मैं कहता हूं, ये जो जा रहा है हाफिज सईद और वहां पर मुस्लिम लीग के ये पॉलिटिशियंस वहां पर बैठे हैं, अगले दिन यही पॉलिटिशियंस आपको पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दिखाई दी जाएगी और आप देखोगे कि वो पॉलिटिशियंस वहां पर बैठे हैं और यहां पर लश्कर तैयबा हाफिज सईद की वेलकम कर रहे हैं। आ जाओ, यहां पर तराने लगाए हैं क्योंकि हाफिज सईद खुश हो जाता है। और प्लानिंग तो यही है। 26/11 को याद है, इसी तरह 2001 को याद है कि यही सी लश्कर तैयबा ने बार बार अटैक्स की है जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, हर एक जगह में। जो ये बंदा कर रहा है और ये जो करने की कोशिश कर रहा है, ये अनदर लेवल है। हिंदुस्तान के लिए इस लोगों का ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। खून बहेगा गंगा में, नहीं, वो नहीं होने वाला है। खून बहेगा तो वो लाहौर में बहना चाहिए, कराची में बहना चाहिए, उसी लोगों का जो इस तरह ही लश्कर तैयबा के हाफिज सईद को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो डायरेक्टली सबको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी ही सपोर्ट कर रही है। पाक आर्मी, पाक का नाम से हमारा नफरत हो गया है। ये इस्लाम और रिलीजन के नाम पर ये क्या क्या कर रहे हैं। छोटे बच्चों को, इसी बच्चे से अगले दिन अजमल कसाब बनेगा। फिर भी आप लिखोगे कि यहां पर आकर हमारी वीडियो के नीचे लिखोगे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट मत बोलना। पाकिस्तान बाई है, अले नालत हो इस तरह बाई पर जिसमें ना इंसान, रिलीजन छोड़ो रिलीजन, बार बार हम कह रहे हैं कि इंसानियत नहीं है इस लोगों में। इतना हिट, और वो भी बच्चों में, जिस बच्चों में समझ ही नहीं है कि क्या अच्छा क्या बुरा। 10-12 साल की उम्र में वो अपनी नाक को पाक नहीं कर सकता है भाई, वो अपनी टट्टी नहीं रोक सकता। और ये लोग सिखा रहे हैं वहां पर नफरत, और नफरत के पुजारी यही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो 49 सेकंड का क्लिप देखा, ये पहला क्लिप भी नहीं है और ये आखिरी क्लिप भी नहीं है। इस तरह के क्लिप्स हजारों की तादाद में मिल जाएंगे। ये सिर्फ एक नमूना है और फ्रेश क्लिप है। पाकिस्तान जिस तरह करता है, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का मुकाबला कभी भी किसी भी चीज में नहीं कर सकता है। एक ही चीज में कर सकता है, वो है दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी में पाकिस्तान के सिवा कोई भी आगे नहीं है और ना ही आगे बढ़ सकता है। कितना नफरत और भी फैलाओगे, कितने अपने बच्चों को, ये तो 10-12 साल का बच्चा गाना गा रहा है। इसके बच्चे जब पैदा होते हैं, जब बातें शुरू करते हैं, तब से ही इसको सिखाया जाता है कि हिंदू हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, हिंदुस्तान को हम ऐसा करेंगे, हिंदुस्तान को हम गज़वा हिंद की बातें सुना रहे हैं। और ये बातें इसकी मदरसे से स्टार्ट होती है और मरते दम तक इसके यही होता है। अगर आप किसी पाकिस्तानी को एक सीरियल में या ही टीवी पर, कोई भी एड्स में, कहीं पर भी देखो, सूट बूट पहनकर टाई लगाकर, ये लोग मॉडर्न नहीं बन सकते हैं। अमेरिका खुलेआम भारत और उसके वजीर आजम का मजाक उड़ा रहा है। अमेरिका में भारत मुखालिफ कवानीन लाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से एक भी आवाज नहीं आ रही है। ना वो कोई सख्त रद्द-ए-अमल दिखा रहे हैं और ना ही कोई जवाब दे रहे हैं। अमेरिकी सेक्रेटरी तिजारत के बयान को मोदी हुकूमत के हामी और मुखालिफिन अपने बयानिए के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब
तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जायसवाल से अमरीकी सेक्रेटरी तजारत के बयान पर रद्द-ए-अमल मांगा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने ये रिमार्क्स देखे हैं। अमरीका और भारत के दरमियान तजारती बातचीत की जो तस्वीर पेश की जा रही है और जो बयानात रिपोर्ट हुए हैं वो दुरुस्त नहीं है। साथ ही रूसी तेल की खरीदारी की वजह से भारत पर 500% तक टैरिफ बढ़ाने के सेनेटर लिंडसे ग्राहम के बिल के हवाले से रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम इस बिल से आगाह हैं और पेशरफ्त पर नजर रखे हुए हैं। आप हमारी तवानाई के ज़राए से मुतालिक अप्रोच से वाकिफ़ हैं। इस सिलसिले में हमारी अप्रोच आलमी मंडियों की सूरत हाल पर मुनहसिर है और इस बात पर भी मुनहसिर है कि मुख्तलिफ ज़राए से अपने अवाम के लिए तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी तवानाई की ज़रूरियात पूरी हो सके। पूरे भारत की सॉवरेनिटी दांव पे लग जाती है, यानी कि उसने नेगोशिएशन को भी, जो एक बराबरी का नेगोशिएशन होता है, वो उसको दिखाता कि एक किंग ने एक सर्वेंट के साथ डील को साइन किया है। मोदी जी ने देख लिया था ये ट्रैप क्या है। हमारे जयशंकर जी को बच्चे नहीं है, उन्हें मालूम है जियोपॉलिटिक्स के अंदर परसेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो रियलिटी है। आज अगर आप झुक गए क्योंकि उसने कंडीशन लगा दिया कि मोदी को मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो आपको अगले 4 साल के लिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप 3 साल के लिए, आपको हर चीज के लिए आपको झुकना पड़ेगा। और जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, आज उसने डील की, एक कंडीशन लग दिया कि आप कॉल कीजिए तो मैं साइन करूंगा डॉक्यूमेंट को। कल को कोई और कंडीशन रख देगा और ये डिमांड्स बड़ी होती रहेंगी और ये कम नहीं होने वाली। और जो इंडियन साइड है, उन्होंने वो काम किया विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। हमने फोन ही नहीं किया, हमने डील को फेल होने दिया। दोस्तों, ये मैसिव शिफ्ट है कि कैसे भारत अमेरिका के साथ डील करता है। यूजुअली यूएसए का प्रेसिडेंट अगर ऐसे करता था, फोन करो, तो कंट्रीज इमीडिएटली जंप करती थी कॉल करने के लिए। भारत ने जंप ही नहीं किया, वो चुटकियां मारते रहे, हम अपनी जमीन पे खड़े रहे। हमने रिफ्यूज कर दिया और रिफ्यूज भी किया अमेरिका को और कंफ्यूज भी किया। अब लुटने क्या बोलते हैं, आप सोच के देखिए फ्रस्ट्रेशन उसकी वॉइस पे। जब आपने इंटरव्यू नहीं सुना तो जाके सुन लेना। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वो बिलीव ही नहीं कर सकते कि भारत वॉक अवे कर गया। आप सोच के देखिए, वो कह रहे हैं कि भारत ने बहुत कुछ लूज कर दिया। चलिए आज लूज की भी बात कर लेते हैं। यूएसए की डील स्टक थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो फंसी हुई थी और हमने क्या किया, हमने कहीं और देखना शुरू कर दिया। भारत ने अभी अभी एक एफ्टा साइन किया है 4 यूरोपियन नेशंस के साथ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स को हमने सिक्योर करवा लिया। एक और डील है जो यूके के साथ फाइनल होने की कगार पे ऊपर है। वी आर फाइनलाइजिंग टर्म्स विद यूरोपियन यूनियन की एफटीए साइन हो रहा है वहां पर। मोदी जी ने ये कहा था, इफ यू रिमेंबर, कि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत कुछ हुआ इस बीच में, शायद कुछ चीजों के बारे में हमें पता ही नहीं क्योंकि वी आर आउटसाइड द सिस्टम। सरकार हर चीज बोलते नहीं, बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारे चैलेंजेस हुए, बट गवर्नमेंट वॉज वेरी क्लियर। हाँ, हमारे अपने देश के अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म की जरूरत है, वो अलग चीज है, बट मार्केट खोलना और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म एक चीज नहीं। मार्केट ओपनिंग द मार्केट टू फॉरेन कंपनीज इंपोर्ट्स, वो एक चीज नहीं है। इनफैक्ट टू सर्टेन एक्सटेंट मुझे इतना भी पता है कि बहुत कुछ कंसेशंस एग्रीकल्चर में भी दिया गया था, छोटा, कि जैसे प्रीमियम हाई एंड जो सुपरमार्केट्स है वहां पे कुछ चीजें आप रख सकते हो। अमेरिकन विस्की में भी कुछ शायद हुआ होगा, या फिर जो है सर्टेन स्पेसिफिक, जैसे आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कौन सा, जैसे आमंड या बहुत सारी ये सब चीजें, या एप्पल, थोड़ा बहुत उसमें। बट अगर आप पूरा खेत एग्रीकल्चर मार्केट देखें, उसमें नहीं, मतलब 100 में से मे बी इंडिया एग्रीड टू 2-3 आइटम्स, 4 आइटम्स या फिर 5 आइटम्स, 95 आइटम्स को प्रोटेक्ट करके रखा था। इसका क्रेडिट तो बिल्कुल मिला ही नहीं। मेरा खुद का परसेप्शन है कि द गवर्नमेंट शुड हैव क्रिएटेड दैट नैरेटिव, हाउ प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड दिस मार्केट। मेरा खुद का परसेप्शन है। नहीं, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है यार। And at the same time, instead of getting the credit, now he is being accused कि तुम्हारे वजह से नहीं हुआ। So it is a mind game being played by the West. It's a mind game.
ताकि इंडिया में इसके ऊपर कोई डिस्कशन ही ना हो कि हाउ मोदी जी प्रोटेक्टेड द मार्केट। रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया, और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। The first Pakistani prisoner of war captured by the Indian Army. We have the identity card of Pakistan Army. कारगिल की जंग में देख लिया, हम घुस के जाके बैठ गए थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने हमें अटरली न्यूट्रलाइज किया और हम कुछ गेन नहीं कर पाए। हमारे जो सोल्जर्स थे उनकी डेड बॉडीज लेने से इनकार किया गया पाकिस्तान की तरफ से। ये कोई एक किसी ने नहीं कहा, बहुत लोग पाकिस्तान में भी ये बात करते हैं। 3-4 लोग जनरल्स जिन्होंने कारगिल किया था, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं होती जो हुकूमत में है। हमारे दोगले मेयार हैं और हम खौफजदा हैं एट द टॉप लेवल। दोस्तों, ये बड़ी अनहोनी हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों। बाकायदा तौर पे ऐसे मौके पे जब मुसलमानों को मुत्तहद होने की जरूरत है, तुर्की ने अपने ही एक मुसलमान बरादर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ दी है। वहाँ कैजुअलिटीज हुई है बहुत, नंबर्स का नहीं पता चलता। कोई कहता है 300, कोई कहता है 2000 शायद ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतने नहीं शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे। आप आसिम मुनीर को पैसे दे दो, खुद की आर्मी पर अटैक कर देगा वो, बट डॉलर देना, दे ओनली एक्सेप्ट पाउंड्स, यूरोज, यूएस डॉलर्स। आप उनको दे दो, फिर देखो मजे। आप जो इतना डिफेंस के ऊपर कि पाकिस्तान ये करेगा वो करेगा, आप उनके जर्नल के बैंक अकाउंट में डाल दो, $10 मिलियन डाल दो। साहब, ये जैसे जैसे ट्रंप की हल्फ बर्दारी करीब आ रही है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो तनाव का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। रशिया और इंडिया मिलकर आसिम मुनीर को फिक्स करने जा रहे हैं, या कम से कम पाकिस्तान का फौजी क़यादत जो है उसके ऊपर मजीद दबाव बढ़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर पता चलेगा कि रियलिटी वर्सेस प्रोपेगेंडा क्या होता है। वो कहते हैं ना पाकिस्तानी की 1965 की वॉर हम जीते थे, क्योंकि उसमें कोई डिसाइसिव चीज़ नहीं हुई थी, डिसीजन नहीं आया था। वो ये ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भी उन्होंने ऐसा ही कहा, ठीक है। 71 में बोल नहीं सकते क्योंकि बांग्लादेश अलग हो गया उसके बाद, लेकिन यहाँ पर भाई साहब बोलते हुए नजर आएंगे कि 65 की वॉर को पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा हमने बनाया और उसको दिखाया कि वो हम जीते थे। उनका जो 1947-48 में इरादा था कि कश्मीर छीन लेंगे, उनके पास 1/3 कश्मीर रहा, वो वहाँ पर हार गए। उसके बाद 65 वाली चीज़ अगर आप देख लीजिए, 71 कारगिल में भी अगर आप मुशर्रफ तो वैसा नहीं रहा, लेकिन अगर आप परवेज मुशर्रफ से अगर पूछते तो बोलता कि मैंने तो इंडिया की गर्दन पकड़ ली थी। मतलब कहने की बात यह है कि आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जब जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें रियलिटी वर्सेस प्रोपेगेंडा कितना अलग होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करेंगे। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। पाकिस्तान को और ज्यादा डिपेंडेंट होता हुआ देख रहे हैं और पाकिस्तान डिपेंडेंट इंटरनेशनल पावर्स के रेमो करम के ऊपर, उनकी भीख के ऊपर होता चला जा रहा है। जब आपके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होती तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी रेंट के ऊपर होती है। और इमरान खान आपको यही बात समझाना चाहते थे, लेकिन आपने सुनी नहीं और आज आपका ये हाल हो गया। अब वापस आते हैं इंडिया रशिया एक्सेस और पाकिस्तान पर इनडायरेक्ट प्रेशर जो पड़ रहा है उसके ऊपर, ठीक है। इंडिया जो है उसमें रशिया से वेपन्स, ऑयल, टेक्नोलॉजी ले रहा है और वेस्ट से, वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से, यूरोप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले रहा है। इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हो रही है, पाकिस्तान में तो नहीं हो रही ना। SIFC ने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी है, मैं आपको इतने अरसे से बता रहा हूँ। और डिप्लोमेसी भी इंडिया वेस्ट के साथ बड़ी कामयाब कर रहा है और रशिया से भी इनकी गेम चल रही है। इस हाइब्रिड इक्वेशन में इंडिया एक स्विंग स्टेट है, जो कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है, जो चाहे रशिया को सिग्नल दे सकता है, जो चाहे वेस्ट को सिग्नल दे सकता है। उनकी मर्जी है भाई। जो असल वाकई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया ने अपनाई हुई है और बड़े अरसे से उन्होंने अपनाई हुई है। पाकिस्तान के हवाले से ये चीज 2 एंगल्स के ऊपर इंपॉर्टेंट है। पहला,
अफगानिस्तान और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से रशिया के अपने कंसर्न्स हैं, सेंट्रल एशियन और अफगान इंस्टेबिलिटी के ऊपर रशिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान वहां पे जाके पंगे करे। इंडिया भी अफगान थिएटर को पाकिस्तान के खिलाफ लीवरेज के तौर के ऊपर देखता है, जाहिर बात है। और अगर मॉस्को और दिल्ली एक पेज पर जाएंगे, जो कि लग रहा है कि हैं एक पेज के ऊपर, तो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप इस खित्ते को जो डिस्टेबलाइज करना चाह रही है, वो जाहिर बात है कि नहीं कर पाएगी। उनके खिलाफ रशिया भी हो जाएगा, उनके खिलाफ अफगानिस्तान भी हो जाएगा, उनके खिलाफ इंडिया भी हो जाएगा, और ये एक सैंडविच सिचुएशन जो बनी हुई है ये मजीद टाइट होती चली जाएगी, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो ये नैरेटिव वेस्टर्न कैपिटल में भी बड़ी आसानी से सेल हो सकता है कि क्योंकि इंडिया कहे कि जी ना, ये लोग तो हमारी खित्ते में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खतरा है और ये न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास, तो इनको प्रेशर करना बहुत जरूरी है, तो वो प्रेशर कर सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर जो अहम तरीन बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1000 बातों की एक बात, मुल्क की मईशत चलती है सस्ते तेल के ऊपर, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब यूक्रेन वॉर की वजह से तेल बाकी दुनिया के अंदर महंगा हुआ है, लेकिन इंडिया सस्ता तेल रशिया से अब भी खरीद रहा है। और आप देखिए कि एक एनर्जी और ट्रेड कॉरिडोर इंडिया रशिया से सस्ता तेल खरीद के जो अपनी इकोनॉमी को मजीद कॉम्पिटिटिव बना रहा है, इन्वेस्टमेंट वहां पे आ रही है। NH1 एक हाईवे है जो कि श्रीनगर से लेह तक जाती है और फिर वही आगे सप्लाई रूट है सियाचिन में, जो इंडियन फोर्सेस हैं उनका वो सारा। तो ये चाह रहे थे कि ये रिजेस कैप्चर कर लें, रिजेस कैप्चर करेंगे तो वो जो NH1 है वो बिल्कुल इनकी तोपखाने की जद में आ जाएगी। तो जो भी इंडियन कॉन्वॉयज वहाँ से गुजरेंगे वो सारे इनकी तोपों की जद में होंगे, उनको हिट कर सकते हैं वो। तो उससे क्या होगा कि इंडिया एक बहुत वीक पोजीशन में चला जाएगा, इनकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये इंडिया को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आएंगे। फिर सियाचिन जो है उस पे भी इंडिया बात करेगा, फिर बल्कि कश्मीर पे भी बात करेगा। कश्मीर का इशू जो है वो बजरिया ताकत हम हल कर लेंगे और हम अपनी टर्म्स के ऊपर इंडिया से सब कुछ मनवा लेंगे, ये इन्होंने सोचा। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि इंडिया एक बहुत ही एक मैसिव रिस्पांस देगा मिलिट्री टर्म्स में, ये इन्होंने फोरसी नहीं किया था। इन्होंने ये फोरसी नहीं किया था कि उसका डिप्लोमेटिक बैकलैश क्या होगा। इन्होंने ये फोरसी नहीं किया था कि इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। देखें, जब भी आप कुछ जंग शुरू करते हैं उससे पहले आप एक फिजा तैयार करते हैं। आप तमाम जो मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है और अवाम है, उनको एतमाद में लेते हैं। आप एक बहुत हाई लेवल पे आप डिप्लोमेटिक एक्टिविटी करते हैं, दुनिया को आप बताते हैं। आप अपने खजाने की तरफ भी देखते हैं कि पैसे कितने हैं आपके पास जंग लड़ने के। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद फिर जंग शुरू की जाती है। इन्होंने तो बैठे एक मेज के ऊपर, चलो ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, और फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हर चीज आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होती। इन्होंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसके बाद क्या होगा। और संज्ञान वापी जो है मस्जिद, वहाँ भी ये क्लेम किया जा रहा है हिंदुस्तान हमारे भाई की तरफ से कंपनी, मेडिसिन की कंपनी और अफगानिस्तान के रऊफ मेडिसिन कंपनी, दोनों का एक डील हुआ है $100 मिलियन का। दुख होता है देख के, क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम एक ऐसी कौम है जो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने पे बिलीव करते हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के लिए अच्छाई का काम किया है, वहां पर वो काम किया है जो अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी बचाती। ना ही कोई रिलीजन का मामला, ना ही कोई ना कह दे कि तो दूर का कोई पड़ोसी, कुछ भी नहीं है।
और अगर लड़ाई बाहर ना हो रही हो तो आपस में लड़ लेते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। चीज है कि जब से जंग की खबर आई है ना, पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, हम एंजॉय कर रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे ओकेजन आ रहा है, इवेंट आ रहा है, सब इकट्ठे हुए होंगे, ऐसी की तैसी तुम आओ तो सही। जंगजू है ना, हम सब जंगजू है ना, सारे एक साइड पे जंगजू इकट्ठे हुए हैं ना, जिनका काम ही लड़ना है। और ये ध्यान में रखो कि हमारा डीएनए लड़ने वाला। हमने अपने लोगों को मारा, हमने ये किया, और आखिर में क्या हुआ, हमें भागना पड़ा अपने मुल्क से, अपनी खानदान से, अपनी फैमिली से, और यहाँ आ गए। यहाँ का कल्चर हमें नहीं पता, हमें कोई मानता नहीं है, और अब सब हमें टेररिस्ट भी कहते हैं। अब क्लेम यही किया जा रहा है कि यहाँ पे हमने अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया है। और ये मेडिसिन किसके पैसों से आते हैं? हर एक भारतीय जब टैक्स पे करते हैं तो उनके पैसों से ये मेडिसिन आए हैं और अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचाए गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि थैंकफुल है हर एक इंडियन से, हर एक इंडियन से। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के पास इस वक्त ड्रोन्स हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अटैक जो है वो तो माना भी है, खुद रिपोर्ट भी किया है। अब आइए आपके ये क्या हुआ, यहाँ से जो अफगानिस्तान से जो ड्रोन्स और ताजिकिस्तान गए, ताजिकिस्तान, देखिए ये इंडिया ने सप्लाई की है ये ड्रोन्स। जो मिलिट्री माइट है वो एक हुआ है, और कुछ भी चाहता है कुछ पंगा करे, साउथ चाइना सी में भी चाहता है कुछ पंगा करे, इंडिया में भी चाहता है। दरअसल चाइना मोहल्ले की वो आंटी है जिसकी नजर सब पे रहती है, लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है उसको वो नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, इससे पता चलता है कि भाई आखिरकार इंडिया और अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या चल रही है, उन दोनों का बॉन्ड किस तरीके से स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ पर एक तरफ बात हो रही कि इंडिया ने अच्छी खासी दवाइयाँ यहाँ पर भेजी है पाकिस्तान, मतलब कि अफगानिस्तान को, और वहाँ की एक कंपनी है और इंडिया की कंपनी ने टाइप करके यहाँ पर तकरीबन मिलियंस ऑफ डॉलर की दवाइयाँ यहाँ पर अफगानिस्तान को भेजी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो पाकिस्तान के ऊपर जितने भी अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जितने भी अटैक हो रहे हैं उन सारे अटैक्स पर मतलब नाम तो आ रहा है डेफिनेटली अफगानों का, तालिबानों का, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो हथियार आ रहे हैं वो इंडिया के हैं। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों ड्रोन अटैक हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, उनकी जो ISI खुरासान है उसके ऊपर, उनका सेफ हेवन है वहाँ पर, और उसके कई सीनियर्स यहाँ पर मारे गए, और उसमें भी यहाँ यही नाम आ रहा है कि भाई इंडिया ने यहाँ पर जो ड्रोन सप्लाई किए थे वही ड्रोन्स यहाँ पर चलाए गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की टेंशन ये होगी कि आखिरकार इसको कंट्रोल किया जाए तो कैसे किया जाए। इंडिया के साथ से तो सालों की मतलब दुश्मनी चल रही है, और यहाँ पर तालिबान जो है वो ऐसे मानेंगे नहीं, तो करे क्या। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। हम कह रहे थे कि हिंदुस्तान अपना भाई हमारा हेल्प करेगा मेडिसिन के हवाले से, और वही हुआ। हिंदुस्तान में अनाउंस हुआ कि आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान के काबुल में फैक्ट्री बनाएंगे, और इसके साथ साथ अब एक डील साइन हुई है, एक MOU साइन हुआ है, और वो भी दुबई में। दुबई में अफगानिस्तान का कॉन्सुलेट भी था, और वहां पर हिंदुस्तान हमारे भाई की तरफ से कंपनी, मेडिसिन की कंपनी और अफगानिस्तान के रऊफ मेडिसिन कंपनी, दोनों का एक डील हुआ है $100 मिलियन का, जिसके तहत अफगानिस्तान को हाई क्वालिटी इंटरनेशनल ब्रांड्स जो है वो मेडिसिन देंगे अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव मूव है। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी नापाक लोग एक्स पर ना फेक न्यूज फैला रहे हैं कि इंडियन मेडिसिन की वजह से अफगानिस्तान में बच्चे मर रहे हैं। इस पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये जलन के शिकार है, क्योंकि ये मर रहे हैं। अभी अगर मोदी जी कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ मेडिसिन के ट्रेड करेंगे, तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से 1000-2000 ट्रेडर्स आएंगे और कहेंगे कि हमको दे दीजिए जनाब। लेकिन जब अफगानिस्तान करे तो जलते हैं। वही कहानी है, दो भाई दोनों तबाही, और दोनों भाई जब सामने आ जाए तो सबकी टाई फिश हो जाती। और पाकिस्तान की ऐसी ही हालत है। पाकिस्तान तो रो रहा है, और उसके ऊपर अफगानिस्तान पर ब्लेम लगा कर, और ये कहानी भी चल रही है एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कि अफगानिस्तान के हालात बहुत बुरे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रेड बंद किया है। बच्चों, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद नहीं किया है, ना ही पाकिस्तान की इतनी औकात है। अब के बार अफगानिस्तान ने कहा है कि बंद कर, सब कुछ बंद कर, हम कोई नया रास्ता ढूंढेंगे। जिस तरह के रास्ते आने वाले वक्तों में अनाउंस होंगे और नई नई न्यूज आएंगे, जिस तरह ये मेडिसिन का न्यूज आया, ये तो छोटी सी डील है भाई साहब, ये छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है जो हुआ है $100 मिलियन का।
इससे बड़े बड़े अनाउंसमेंट आ रहे हैं मेडिसिन के हवाले से। और अफगानिस्तान को जिस तरह के हाई क्वालिटी और बेस्ट मेडिसिन इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, जिस नाम पर भी आप खुश होते हो भाइयों, उसकी तरफ से अपने भाई के घर जाएंगे हाई क्वालिटी मेडिसिन। ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के खुद के KPK की तरफ से एक पठान था जिसने कहा था कि ये अच्छी बात हुई है और तालिबान गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया है, अच्छा मूव है कि पाकिस्तान से मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये मेडिसिन जो अफगानिस्तान जा रहे हैं ये सिर्फ कचरा और गार्बेज है। ये मेडिसिन नहीं है, ये जहर है, जहर। अगर जो खाए, अगर बीमार हो तो दुगना बीमार हो जाता है। और बहुत ज्यादा ऐसे मेडिसिन है कि पाकिस्तान में बनाए जाते हैं, अगर छोटे बच्चों को दोगे तो उसको कैंसर की बीमारी की भी इम्कानात है, हो सकता है कि उनको कैंसर भी पड़े। तो पाकिस्तान के इस तरह गार्बेज और लो क्वालिटी मेडिसिन वो रख दे अपने पिछवाड़े में और दे दे उस लाहौरी पंजाबी को जो चूरन खाते हैं। चूरन से तो ये अच्छा है भाई साहब, चूरन भी मारता है और ये भी, चूरन भी उसको खामोश करता है, उनके आंखों पर पट्टी बांधता है और ये भी बांध सकता है ताबूत में उसकी आंखों पर पट्टी। तो दोस्तों इस तरह की न्यूज़ आने वाले हैं और भी। और अफगानिस्तान के लोगों की जितनी ज़रूरत है और जितना बड़ा गैप है अफगानिस्तान के मेडिकल के फील्ड में या मेडिकल के सेक्टर में, और जितनी ज़रूरत है अफगानिस्तान के लोगों को मेडिसिन का, उसका मिसाल नहीं है। क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों को चाहिए सही मेडिसिन। अफगानिस्तान में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, हम ना कोई बात छुपाते नहीं है। अफगानिस्तान की कंडीशन, अफगानिस्तान में जितना वार हुआ है और जितने हालात हुए हैं, तो उसकी वजह से अफगानिस्तान में इतने हाई क्वालिटी की मेडिसिन भी नहीं है और ना ही कोई ऐसी अच्छी फैक्ट्री है। हिंदुस्तान की तरफ से मेडिसिन जाएंगे स्टार्ट में, और बाद में ये जो आने वाले वक्तों में बहुत जल्दी ही अनाउंस होगा कि काबुल में फैक्ट्री बनाएंगे। और काबुल में जो फैक्ट्री बनाएंगे उसके लिए बहुत धूमदार तरीके से अब से ना प्लानिंग हो रही है, लेकिन वो पर्दे के पीछे है, सामने नहीं कहते हैं क्योंकि बेकारी पर नजर लगाते। हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के लिए अच्छाई का काम किया है, वहां पर वो काम किया है जो अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी बचाती। ना ही कोई रिलीजन का मामला, ना ही कोई ना कह दे कि तो दूर का कोई पड़ोसी, कुछ भी नहीं है। और ये भी जानते हैं हिंदुस्तान के लोग कि हिंदुस्तान की तरफ से जो भी एड मिल रहा है अफगानिस्तान को, हमको पता है कि ये जो अर्थक्वेक हुआ था उस वक्त ना अफगानिस्तान को मिला था एड भारत की तरफ से, उसमें बहुत ज्यादा मेडिसिन थे। और ये मेडिसिन किसके पैसों से आते हैं? हर एक भारतीय जब टैक्स पे करते हैं तो उनके पैसों से ये मेडिसिन आए हैं और अफगानिस्तान के लोगों तक पहुंचाए गए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि थैंकफुल है हर एक इंडियन से, हर एक इंडियन से। और कभी भी हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई इंडियन कह दे कि क्यों भेजा हमारे गवर्नमेंट ने इतनी मेडिसिन अफगानिस्तान। तो वो तो एड का मामला था। अब अफगानिस्तान के बिजनेसमैन जो है वो भी सामने आ रहे हैं और बहुत ज्यादा लोगों ने अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की जो दो कंपनियां हैं, ये जो 100 मिलियन का ये जो ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट MOU कह सकते हो साइन हुआ है, इसकी बाद अब और भी ट्रेडर्स आएंगे और भी लोग इंटरेस्ट लेंगे और कह देंगे कि हमको भी करना है। और अफगानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के बीच जो वीजों के प्रॉब्लम थे वो भी सॉल्व होने वाले हैं, सॉल्व हो गए हैं ऑलमोस्टली। अब और भी इजी होगा लोगों का आना जाना और भी ट्रेडर्स कह देंगे कि हमको अपने भाई के घर में ना इन्वेस्ट करना है और भाई के साथ ही खड़ा होना है।